नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। अनब्रेकिंग में हम आज बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जो अब तक चुनाव हुए हैं 16 सीटों के, उन पर। दरअसल उत्तर प्रदेश दिल्ली की सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन कैसा करता है, इस पर निर्भर करता है कि वो दिल्ली की सत्ता के कितने करीब पहुंचेगा। पहले और दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश में 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। पहले चरण में 8 सीटों पर और दूसरे चरण में 8 सीटों पर। इन्हीं पर बात करेंगे कि इन 16 सीटों पर कौन से मुद्दे प्रभावी रहे, क्या समीकरण दिखाई दिए और कौन सा गठबंधन या कौन सी पार्टियां अपर हैंड लेते हुए दिखाई दी। हम एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी पर भी बात करेंगे और ये भी आपको एक अनुमान बताएंगे कि 16 सीटों में किसको क्या मिलने वाला है। और इस सब पर बात के लिए हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं। मैं आपका उनसे परिचय कराता हूं। हमारे साथ हैं मेरठ से वरिष्ठ पत्रकार हरिशंकर जोशी जी। हरिशंकर जोशी जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति के कीड़े हैं। एक एक जगह की जानकारी उनको है, एक एक नेता, एक एक पार्टी और लोगों के बारे में कि लोग कैसे सोचते हैं, ये सारी जानकारियां उनके पास रहती हैं, क्योंकि इन सब के बीच वो घूमते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो इनसे बेहतर कोई दूसरा नहीं हो सकता है ये बताने वाला कि उत्तर प्रदेश, खासतौर पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। तो जोशी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सिनेरियो क्या रहा 2 चरणों में और आने वाले चरण में भी क्या होने वाला है। जी देखिए, ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, वो आपने कहा कि दिल्ली की गद्दी तक लेके जाने में अहम भूमिका का निर्वहन करता है। 80 सीटें हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जी। और यहाँ पर हमेशा चुनाव जो खड़ा होता है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से खड़ा होता है। 2014 का चुनाव रहा हो या 2019 का, भारतीय जनता पार्टी ने उसकी शुरुआत जो है वो यहीं से कराई है। और 2013 में जो दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में, मेरठ कमिश्नरी का एक जिला है मुजफ्फरनगर, वहां पर दंगे के बाद जो फसल काटी गई उसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और वो दरअसल वहां से कैराना और मुजफ्फरनगर के दंगे की आग को पूरे उत्तर प्रदेश और देश भर में उन्होंने उसे एक तरीके से सेल किया, ये कहना ज्यादा उचित होगा। तो उसमें सब लोग तिनके की तरह से पार्टियां दूसरी उड़ गईं और पूरा मतलब जो चुनाव था वो धार्मिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित हो गया। धार्मिक ध्रुवीकरण पर केंद्रित होने से सारी जो पार्टियां थी वो लगभग धराशायी हो गईं। और लेकिन 2019 जब आया तो ये जो मुजफ्फरनगर दंगे की आग थी वो ठंडी पड़ गई थी। एक बड़ा रोचक बात यह है कि दंगा तो हो गया मुजफ्फरनगर में, जाट प्लस मुसलमान आपस में लड़ भिड़ लिए, मारकाट मच गई, गदर हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद जब नॉर्मल हुआ तो जो हिंदू पक्ष था, खासतौर से चौधरी लोग थे, जाटों के गांव के जो मुअज्जिज लोग थे, वो गए उन रिहैबिलिटेशन कैंप में जहां पर मुस्लिम शरणार्थी रह रहे थे, अपने गांव छोड़ आए थे डर के मारे। तो उन्होंने उनसे आग्रह किया, गुजारिश की कि आप एक काम करिए, हमारे साथ चलिए, हम गारंटी लेते हैं, बच्चों से गलती हो गई, हम इनमें आपके सामने जूते मारेंगे। और इस तरह से उन्हें मना के वो गाँव में लेकर आए। उसकी एक वजह थी कि मुस्लिम जो है वो हुनरमंद है, स्किल लेवर वही है। अगर किसी के हल्की एनी फाल जिसको कहते हैं वो उसमें धार लगनी है, या किसी के वेल्डिंग होनी है, या उसकी कोई रिपेयर होनी है, या घर बनना है, या घर का दरवाजा चढ़ना है, या सैनिटरी का कोई काम है, या टुल्लू पंप खराब हो गया खेतों में, तो ये सारी चीजें कारीगर जो हैं वो मुस्लिम हैं, कारपेंटर हैं या इस तरह के काम करने वाले, उनके बगैर उनका गुजारा नहीं हो रहा था। तो उन्हें एहसास हुआ कि ये तो बड़ी भारी गलती हो गई। ये तो फिर वो पहुंचे और उन्होंने गंगा जमुनी तहजीब का वास्ता दिया
और काफी हद तक धीरे धीरे करके वो लोगों को फिर से ले गए। तो 2019 का चुनाव आते आते जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण था वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ हल्का हुआ, और इससे 19 में जो रिजल्ट आने थे उसमें बीच में एक पुलवामा आ गया। तो मोदी साहब जो है वो राष्ट्रवाद पर और देश हित में और राष्ट्र की रक्षा में एक बार फिर पुलवामा पर सवार होकर बहुमत पा गए, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने उनको उतनी सीटें नहीं दी जितनी सीटें 2014 में दी थी। अब 2024 में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिसमें धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए। मैं बीच में एक चीज बता दूं कि जिन 16 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 4 सीटें, उसमें भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार 10 सीटें मिली थी और 4 सीटें बसपा को मिली थी और 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। जी जी, देखिए ऐसा है कि जो पहले चरण का चुनाव था उसमें बसपा के हिस्से में जो सीट आई थी वो था सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, ये सीटें थी। और इसके अलावा 2019 की बात आप कर रहे हैं? जी, 2019 की बात कर रहे हैं आप? 2019 की बात कर रहा हूं। तो उसमें क्या था, एक तो सहारनपुर बसपा के खाते में आई थी और 2019 में एक खास बात ये भी थी कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। कांग्रेस अलग लड़ रही थी जी, कांग्रेस अलग लड़ रही थी। और यहाँ पर एक सीट बिजनौर में आई थी जब मलूक नागर जीते थे बसपा के। तो ये इस तरीके से, वैसे एक अमरोहा में दानिश अली जीते थे, इस तरीके से है वो। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार धार्मिक ध्रुवीकरण नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी मुश्किलात थी। इसी बीच उनका एक हार्डकोर वोटर है राजपूत, वो नाराज हो गया। और वो नाराज हुआ मुजफ्फरनगर से, खासतौर से अगर इस बेल्ट में देखें, वहां पर जो संजीव बालियान केंद्रीय मंत्री हैं और मुजफ्फरनगर से सांसद हैं, वो पिछली बार अजीत सिंह को उन्होंंने हराया था, आरएलडी के सुप्रीमो को 6,500 वोटों से वो हारे थे अजीत सिंह। और वो लास्ट राउंड होते होते पूरे शहर में घुप अंधेरा हो गया था, पावर ग्रिड था वो फेलियर हुआ, क्या हुआ। उसके बाद जब लाइट आई तो फाइनल फिगर आया 6,500 से अजीत सिंह हार गए। तो 2 बातें वहां पर थी कि एक तो संजीव बालियान का जो व्यवहार था वो अदर देन जाट कम्युनिटी वो बहुत अच्छा नहीं था। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से भारतीय जनता पार्टी के सिटिंग एमपी हैं और उन्होंने पिछली बार अजीत सिंह को हराया था। इस बार वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं जी। हाँ, इस बार वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो अभी क्या हुआ कि इस बीच उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता हैं, राजपूत हैं, ठाकुर हैं, संगीत सोम, वो सरदना विधानसभा क्षेत्र से लड़ते हैं। सरदना विधानसभा मेरठ जिले में आती है, लेकिन संसदीय क्षेत्र उसका मुजफ्फरनगर लगता है। इसी तरीके से एक सैनी साहब हुआ करते थे खतौली में, वो उनके खिलाफ कोई मुकदमा था, वो अयोग्य को घोषित हुए और उनको सजा हुई तो वो अयोग्य घोषित हुए। वहां सीट खाली हुई, उपचुनाव हुए, वहां पर फिर भाजपा हार गई। लेकिन इन दोनों सीटों में सैनी समाज का आरोप तो ये था कि बालियान ने उसकी मदद नहीं की और ये सजा उन्हें नहीं होती अगर बालियान थोड़ी सी मदद करते। उसमें उन्होंने फंसाने में बालियान का हाथ माना। और इधर संगीत सोम को हराने में ये माना कि संजीव बालियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो निश्चित तौर पर ये 2 बड़े डेंट थे। और फिर एक पूरा माहौल देश भर में बना राजपूतों का, जो गुजरात से चला और गाजियाबाद में बीके सिंह चिंगारी सुलगी और जो मुजफ्फरनगर संसदीय क्षेत्र में आते आते ज्वाला बन गई। तो पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजपूतों की कई पंचायत हुई। लोटा नमक लेकर हाथ में उन्होंने कस्में खाई और कहा कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे जी। इसके अलावा जाट और दलित, इनके बीच में क्या इशू है? ये सुनने में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट भी
मैं वहीं आता हूं सर। पहले एक चीज क्लियर कर दूं ताकि कोई संदेह संदीप हमारे जी रहे। ऑडियंस के दिमाग में ना रहे नहीं, समय कि का भी ध्यान रखना है। हाँ, तो जी उसमें सर हुआ ये कि कसम खाई तो ये सहारनपुर में भी पंचायतें हुई, उसका नतीजा मुजफ्फरनगर में हुई, मेरठ में हुई, उसका नतीजा ये हुआ राजपूतों ने इस बार एक तरह से चुनाव का बहिष्कार कर दिया। जी या तो राजपूत वोट डालने नहीं गए, जो गए उनमें से कुछ लोग साइकिल को और कुछ लोग नोटा को दबाकर आए। जी हार्डकोर वोटर है, तो इससे नुकसान किसका हुआ? उधर इसी क्रम में सैनी मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से मुंह मोड़ लिया, और तीसरी तरफ बहुजन समाजवादी पार्टी ने एक तरह से इंडिया अलायंस से गठबंधन तो नहीं किया, जो भी दबाव रहा हो, लेकिन वो एक साइलेंट पार्टनर जैसी लगी पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। उन्होंने मुजफ्फरनगर में प्रजापति को टिकट दिया। प्रजापति समाज अच्छी संख्या है, 1.5 लाख वोट है उनका। दलित वोट अच्छा खासा है मुजफ्फरनगर में, और कुल मिलाकर जो जाट वोट था उसमें भी डिवीजन हो गया, क्योंकि हरेंद्र मलिक लड़ रहे थे चुनाव। तो हरेंद्र मलिक, 2 खापे हैं वहां पे, एक बालियान खाप है और एक गठवाला खाप है। गठवाला खाप से मलिक आते हैं, तो दोनों बड़ी खापे हैं। हालांकि बालियान खाप बड़ी है, लेकिन फिर भी एक डिवीजन हुआ। उधर पिछड़ों का वोट कटा, जिसमें सैनी और प्रजापति हैं। उधर राजपूतों ने विद्रोह कर दिया, और बाकी अल्पसंख्यक वोट, और दूसरा कांग्रेस का एक हर जगह वोट है, कहीं 30,000 है, कहीं 40,000 है, कहीं 50,000 है, कहीं 1 लाख तक है। वो वोट पूरा की पूरा इंडिया गठबंधन पर गया। तो वहां पर एक तरीके से संजीव बालियान का डिब्बा गोल हो चुका है। कोई ऐसी उम्मीद की किरण नहीं नजर आती जिसमें वो जीतते हुए नजर आते हैं। यही कैराना और सहारनपुर में भी यही समीकरण चला। कैराना में गुजर जो हैं वो हिंदू गुजर भी हैं और मुस्लिम गुजर भी हैं, लेकिन हुक्का पानी दोनों का एक है, दोनों एक ही जगह के वंशज है। वो अपने को बहुत सहोदर मानते हैं। उनका आपस में वो सोसाइटी गुजरों की ऐसी है, वो हिंदू है या मुस्लिम है, लेकिन एक ही परिवार का मानते हैं वो। तो वो गुजर वोट जो है वो पड़ा समाजवादी पार्टी की जो महिला प्रत्याशी थी इकरा, और वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आई थी, पढ़ी लिखी हैं, बहुत सौम्य है, मृदुभाषी हैं। उन्होंने अपनी जो कैंपेनिंग की वो मुस्लिमों से ज्यादा उन्होंने हिंदू क्षेत्रों में जाकर की, और लोगों को लगा कि पढ़ी लिखी है, बहुत आदर मान करती है, सम्मानित है। तो वहां भी डिवीजन जो है वो हुआ, और उस पर मुस्लिम वोट बहुत है। अगर 5-10% हिंदू वोट डाइवर्ट हो जाए तो जीत जाती है जी। बहुत सुरक्षित सीट है वो। ऐसे ही सहारनपुर में एक मुस्लिम प्रत्याशी दिया उन्होंने, लेकिन पिछला जो मुस्लिम प्रत्याशी था वो ज्यादा मजबूत था। उसका टिकट मायावती जी ने काट के एक नए धनपति को टिकट दिया। वो इमरान मसूद के सामने टिक नहीं पाया। इमरान मसूद कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पर थे। हाँ, कांग्रेस लड़ रही थी इन दोनों सीटों पर, कैराना में और मुजफ्फरनगर में समाजवादी थी, सहारनपुर में वो थी। और लोग तो ये कहते हैं सबसे ज्यादा अगर मार्जिन कहीं रहेगा तो इमरान जीतेंगे। हालांकि मुझे उसमें ये संदेह है कि बेहट एक जगह है, वहां पर मतदान का प्रतिशत बहुत अधिक हुआ है, और वहां पर कुछ बूथ कैप्चरिंग की भी खबरें बीच बीच में आई हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा संदेह उत्पन्न होता है। लेकिन सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, ये तीनों सीटें उनके हाथ से जा रही हैं। अब आ जाए आप बिजनौर में और नगीना में। नगीना जो है वो आरक्षित सीट है, लेकिन मुस्लिमों की संख्या वहां पर बहुत है, और दलितों की संख्या भी नगीना में बहुत है। वहां पर चंद्रशेखर रावण लड़ रहे हैं, और चंद्रशेखर रावण पिछले 2 साल से वहां पर काम कर रहे थे। तो वहां त्रिकोणीय संघर्ष है, जिसमें जो लोग हैं मुस्लिम वोट, कुछ लोग कहते हैं कि उनको पड़ा है चंद्रशेखर रावण को, अगर मुस्लिम वोट उन्हें पड़ गया है। एक जोशी जी, 2 लाइन में चंद्रशेखर रावण के बारे में बता दीजिए हमारे दर्शकों को कि ये कौन है। सर, चंद्रशेखर रावण सहारनपुर के रहने वाले एक व्यक्ति है जो दलितों की राजनीति करते हैं और दलित उत्थान के लिए काम करते हैं। इनके पास युवा दलितों की टोलियां हैं,
और इनका अपना एक पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संगठन है, काफी फायरी टाइप के नेता हैं और इन पर कई हमले भी हो चुके हैं। और ये वो नेता हैं जिनसे जो मायावती की जगह पर अपना स्थान फिट करना चाहते हैं और मायावती इनको थोड़ा दूर रखती हैं ताकि ये उस जगह पर। मायावती सर्वमान्य नेता हैं दलितों की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर वहां पर चंद्रशेखर को एज है। और बिजनौर में आरएलडी चुनाव लड़ रही थी, तो वहां ये माना जा रहा था कि बसपा को मुस्लिम वोट मिल जाएगा, लेकिन वहां नहीं मिला है, इसलिए वहां भी त्रिकोणीय संघर्ष है। और वहां देखना होगा कि नल सूख गया या उसमें से पानी निकला जिस दिन परिणाम आएंगे, ये देखना होगा। वहां मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी वहां भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उसने, लेकिन जाट और गुजर और दूसरा जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है वो उन्हें मिलता है। सर, इसके बाद में आप आ जाइए, पीलीभीत एक सीट थी, तो पीलीभीत में गंगवार साहब लड़ रहे थे समाजवादी पार्टी के। वरुण गांधी को वहां से टिकट नहीं मिला था और वरुण गांधी तमाम आग्रह के बाद भी वहां प्रचार के लिए नहीं गए। मोदी जी की जिस दिन रैली थी उन्हें खासतौर पर बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मंच साझा नहीं किया, वो नहीं गए। और वो उनका एक वहां पर बड़ी फॉलोइंग है और उनकी माँ मेनका गांधी और उनकी वहां पर एक तरीके से जो ननिहाल वाले संबंध है कुछ वैसे भी हैं। दरअसल मैं दर्शकों को बता दूं कि मेनका गांधी के ममेरे भाई सरदार वीएम सिंह पीलीभीत में रहते हैं और काफी प्रभावशाली किसान नेता हैं। कांग्रेस में पहले रहे थे वो, अब किस पार्टी में नहीं पता, और वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। वीएम सिंह ही मेनका गांधी को पीलीभीत लेकर के आए थे। जी जी, तो ऐसी स्थिति में वहां पर भारतीय जनता पार्टी का जीतना, मंत्री हैं जो लड़ रहे हैं कांग्रेस से गए थे, जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए थे और लखीमपुर में उन्होंने चुनाव लड़ा था। रहने वाले शाहजहांपुर के हैं, शाहजहांपुर से वो 2019 में चुनाव हार गए थे और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और इस समय राज्य सरकार में मंत्री हैं। जी जी जी, उनके जीतने की वहां कोई संभावना फिलहाल बची नहीं है, क्योंकि गंगवार वोट काफी है और समाजवादी पार्टी का वहां अच्छा आधार है। तो ऐसी स्थिति में अगर वरुण गांधी नहीं है और वरुण गांधी के समर्थक साइकिल पर सवार हो जाते हैं, जैसा कि वहां दिखाई भी दिया कि गंगवार की जो या अखिलेश की जो रैली हुई उसमें वरुण गांधी के तमाम सारे समर्थक जो उनके साथ रहा करते थे मंच पर, वो उस रैली में दिखाई दिए। तो इससे ये जाहिर होता है कि वहां पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वहां वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी लूज कर रही है। इसके बाद सर मुरादाबाद और रामपुर है। मुरादाबाद और रामपुर है, तो मुरादाबाद में चूंकि ये दोनों सीटें आजम खान डिसाइड करते रहे हैं, कैंडिडेट भी वो डिसाइड करते रहे हैं, इस बार वो जेल में है और उन्हीं के कहने पर पुराने सांसद टीएस हसन का टिकट काटा गया। और ये था कि हसन साहब ने उनके जेल जाने के बाद तवज्जो नहीं दी और मुंह मोड़ लिया आजम खान साहब से, ये नाराजगी बताई जाती है। तो माना जा रहा था कि वहां पर वोट मुस्लिम वोट उदासीन रहेगा या विभाजन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो सारा वोट समाजवादी पार्टी को मिला है और रुचि वीरा वहां से लड़ी हैं, तो रुचि वीरा वहां से अच्छा लड़ी हैं और उनके भी हारने की संभावनाएं बहुत कम है। मुरादाबाद सीट वैसे भी परंपरागत सीट है, वहां से हारने की संभावनाएं कम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। इंडिया गठबंधन का मतलब यह है कांग्रेस का वोटर उसको वोट दे रहा है। कांग्रेस का वोट लेकिन बहुत कम, पहले बहुत कम था उत्तर प्रदेश में। कांग्रेस का वोटर बहुत कम हो गया था। अगर चुनावों को देखें और उनके वोट परसेंटेज को देखें तो मैं आता हूँ विधानसभा चुनाव में तो 2.5% चरण में आता हूँ तो आपको बताता हूँ। मेरठ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। नहीं, अभी रामपुर पहले खत्म कर ले, उसके बाद सेकंड दौर। रामपुर में कोई लड़ाई नहीं है सर जी, रामपुर में कोई लड़ाई नहीं है। 51% वहां पर मुस्लिम वोट। तो पहले चरण की 8 सीटों पर बात हो गई। अब हम दूसरे चरण पर बात करेंगे जिन पर कल मतदान हुआ है, उन 8 सीटों पर। और मेरठ जिसकी बात जोशी जी कर रहे हैं,
मेरठ से जो रामायण सीरियल आया था लेट 80s और 90s में, उस सीरियल के जो राम बने थे अरुण गोविल, भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव लड़ा रही है, तो एक खास बात है। और उस समय के जो रामायण के दूसरे कैरेक्टर थे सीता लक्ष्मण, वो सारे लोग, दीपिका चिकलिया और लोग जो थे, वो सारे लोग वहां प्रचार के लिए भी पहुंचे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की शुरुआत प्रधानमंत्री ने मेरठ से की थी। जी, दरअसल क्या है कि राम मंदिर के आधे अधूरे बनने के बाद और वहां रामलला की मूर्तियों में की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो खाका खींचा था, जो योजना बनाई थी मोदी जी और उनके सलाहकारों ने, वो ये थी कि ये तीसरा चुनाव जो है अयोध्या और राम मंदिर के सहारे रामलला राम लहर में वो पूरा पार कर जाएंगे, जैसे 19 पुलवामा में किया था। लेकिन तीसरे दिन पता चला जमीन पर कि राम लहर नाम की कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मतदाताओं में थी जो भारतीय जनता पार्टी का भी वोटर है, जो कभी जनसंघ का वोटर था, जो 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 एक 47 से 20% वोटर जो हार्ड कोर है, उसमें से माइग्रेट होकर आए पाकिस्तान से पंजाबी है और कुछ उसमें वैश्य कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये मेरठ में 2 बार से राजेंद्र अग्रवाल चुनाव जीते थे और पिछली बार उन्होंने जो चुनाव जीता था वो भी करीब 6,000 साढ़े 6,000 वोटों से जीता था। बसपा का कैंडिडेट था याकूब कुरैशी और वो लास्ट राउंड तक वो लीड ले रहे थे, जीत रहे थे। उनकी मिठाइयाँ बंटने लगी, ढोल नगाड़े बंटने लगे, बजने लगे शहर में। और उनके जीत का जब मुनादी शुरू हो गई, उसी बीच अचानक खबर आई कि लास्ट राउंड में वो हार गए। जी, किसी ने तो कहा कि होने वाला है। हाँ, वो डाक पत्र नहीं गिने गए थे, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन ये बात तय है कि लास्ट राउंड से पहले कलेक्टर और कप्तान दोनों वहां पहुंचे थे और उनकी याकूब कुरैशी से कुछ बातचीत हुई थी। क्या बात हुई क्या नहीं हुई हम उसको नहीं बता सकते हैं, लेकिन वो हार गए। हारे को हरिनाम है। और उस दौरान भी 45,000 वोट कांग्रेस का निकला था, जबकि कांग्रेस का कैंडिडेट प्रचार करने के लिए भी घर से नहीं निकला था। जी, तो मेरठ में साइलेंट वोटर जो है, विचारधारा वाला वोटर कांग्रेस का बहुत अच्छी संख्या में है। अगर कोई ठीक से काम करे तो ये 1 से 1.5 लाख वोटर है आज भी। ये बड़ी संख्या है, ऐसे कम शहर है। मेरठ भी उनमें से एक है, मुरादाबाद भी उनमें से एक है। लेकिन होता क्या है कि अभी जो कैंडिडेट लड़ रही है, ये लोग अरुण गोविल को ले आए राम बनाकर। और अब वो पता चला कि राम ने तो बिस्तर फिल्म में भी काम किया था, वो फिल्म केवल बालिगों के लिए थी। तो वो आए, उससे पहले वो बिस्तर फिल्म के पोस्टर और वो व्हाट्सएप चलने लगे शहर में। राम हो गए 67 साल के। जो छवि उन्होंने राम जी की रामानंद सागर में देखी थी, वो छवि उसमें ढूंढते थे तो मिलती नहीं थी। और तीसरी बात यह थी कि जो यहाँ राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटा गया, वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों में नाराजगी थी। बाहरी कैंडिडेट को टिकट देने की नाराजगी पूरे भारतीय जनता पार्टी के काडर में थी। इवन लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी नाराज थे। वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और वो जब प्रदेश अध्यक्ष थे, सबसे अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था यूपी में उस दौरान। तो कहीं ना कहीं वो भी कुपित थे और बहुत ज्यादा वो एक्टिव रहे नहीं। अंदाजा इससे लगाइए कि सबसे ज्यादा बड़ी लीड जो भारतीय जनता पार्टी को मिलती है, वो मिलती है कैंट विधानसभा क्षेत्र से। इस बार वहां सबसे कम पोलिंग हुई है। कैंट विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम पोलिंग हुई है और ओवरऑल पोल कम रहा है। इसमें मायावती फैक्टर किस तरह से काम किया? क्योंकि मायावती फैक्टर सर ये है कि जैसे मुजफ्फरनगर में मायावती के प्रजापति थे, ऐसे यहाँ त्यागी जीते मेरठ में। तो एक तो ये कि कुछ त्यागियों का वोट जो है वो बटा है, वो वोट और बढ़ जाता, 60-70% हो जाता। वो रुक इसलिए गया, 20-30% ही जा पाया। मैं दर्शकों को बता दूं कि त्यागी वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट माना जाता है। जी हाँ,
लेकिन लेकिन हुआ क्या सर, वो तो 60-70% वोट कटना तय था। लेकिन इस बीच दोपहर तक ये खबर आ गई कि जो मायावती का कोर वोटर है, जाटव दलित वोट, वो साइकिल पर सवार हो गया है। तो साइकिल का मतलब दर्शकों को बता दूं कि समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो साइकिल है। हाँ, जी। तो वो साइकिल पर सवार हो गया है। अब वो जब साइकिल पर सवार हो गया तो फिर त्यागियों ने सोचा कि भाई जब इनका अपना वोटर ही नहीं दे रहा बसपा का, तो हम क्यों मतलब अपना वोट खराब करें। तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी उनका टर्नआउट हुआ। लेकिन एक डेंट और बड़ा लगा, वो ये लगा कि वाल्मीकि वोटर जो 100% कई सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसमें भी बंटवारा हो गया। जी। वाल्मीकि वोटरों का एक बड़ा हिस्सा कई जगह वो समाजवादी पार्टी को वोट करके गया। उसकी कुछ लोकल वजह है और कुछ दूसरी वजह है। देखिए, दलित वोटर चाहे वो वाल्मीकि हो चाहे जाटा हो, उसको एक चीज घर कर गई, वो है संविधान वाली। अरुण गोविल ने भी कहा 404 आ गई तो संविधान बदलेगा, उससे पहले भी ये फिनोमिना चल रहा था। तो सबको ये था कि ये बाबा साहब अम्बेडकर का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान जो है तहस नहस कर देंगे। और उन्होंने जो समता मूलक समाज के लिए उस संविधान को लिखा था, वो सब तहस नहस हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। ये जो संदेश धीरे धीरे करके फैलना शुरू हुआ, और जितना फैल सका, वो जितना फैलाना चाहिए था कांग्रेस को या समाजवादी पार्टी को, उसने नहीं फैलाया। ये स्वतः स्फूर्त हुआ। ये लोग अगर इस लाइन पर बॉलिंग करते तो इस संदेश की इस तरह से समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री को अपनी सभाओं में ये कहना पड़ा कि आज अगर अंबेडकर भी आ जाए तो वो संविधान को नहीं बदल सकते। जी। हाँ, वो इससे गंभीरता समझी जाती है। अच्छा सर, अभी क्या है कि ये सारी चीजें जो हैं, अच्छा लोकल फैक्टर भी थे वाल्मीकियों के साथ में। उसमें एक बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, वो चाहे किसी भी सेक्टर में हो। और अभी क्या हो रहा है कि सफाई कर्मियों में बहुत सारी भर्तियां हुई हैं जिसमें अपर कास्ट के लोग चले गए हैं। तो कुल मिलाकर के मेरठ में आपको क्या लग रहा है, सीन क्या लग रहा है? मेरठ मेरठ साफ है सर, राम जी को राम राम कह दिए। जी। तो अब बात मेरठ करते की हैं जनता राम जी बागपत को पर। राम राम कह रही है, और तो ये कम बागपत पर वोट बात परसेंटेज करते हैं। किसको बता रहा है? बागपत पर बात करते हैं। बागपत चौधरी चरण सिंह की सीट रही है और वहां पर लोकदल का प्रभाव माना जाता है, और वो सीट भी लोकदल के खाते में ही एनडीए की तरफ से गई है। तो इस पर क्या वहां पर आपको दिखा? देखिए, ऐसा है, पिछली बार आरएलडी वहां से हार गई थी, जयंत चौधरी वहां से हार गए थे, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जो है वो वहां से 2 बार जीता। और इस बार वो सीट चूंकि जयंत चौधरी को उन्होंने अपने पाले में कर लिया, और जयंत चौधरी ने कहा कि मैं चवन्नी नहीं हूं, पलट जाऊंगा, और उसके बाद वो चवन्नी साबित हुए। उन्हें महामहिम मोदी जी के चेहरे में अपने दादा की तस्वीर झलक दिखाई देने लगी। तो ये सब बातें जाटों को बहुत नागवार गुजरी, खासतौर से उन जाटों को जो चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं और जो सत्ता से संघर्ष करना ही अपना परम कर्तव्य मानते हैं। और किसान आंदोलन भी चूंकि एक महत्वपूर्ण भूमिका में उत्तर प्रदेश में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, और जाट उसमें शामिल थे। और दूसरी बात, जो पहलवान बेटियों के साथ जो चीजें हुई, उसमें भी जाट समुदाय कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ महसूस करता है अपने को। जी सर, उसके अलावा आप देखिए तो यहाँ पर जो जाटों की संख्या है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उतनी ही मुस्लिम प्लस ब्राह्मण मिलाकर वोट है, बराबर बराबर हो जाते हैं वो। और इस बार समाजवादी पार्टी ने एक बिल्डर को, जो धनपशु है, उसको टिकट दिया, शर्मा को, वो ब्राह्मण है, और उसने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। वो घर घर गया, ब्राह्मणों के हर घर में पहुंचा, और जहां वोट की संभावना थी अगेंस्ट आरएलडी और बीजेपी, वो वहां गया। तो वो चुनाव
बन गया और साथ में वोट परसेंटेज जो कम हुआ है उसमें आरएलडी के जो कैंडिडेट हैं राजकुमार सांगवान, वो बेचारे फंस गए, शरीफ आदमी है। और दरअसल जिन 3 सीटों पर वोट परसेंटेज काफी कम रहा है उनमें मथुरा, गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा और तीसरी सीट बागपत रही है। जी, एक गाजियाबाद भी है सर। हाँ, गाजियाबाद चौथी है उसमें फिर। जी, तो अच्छा सर, इसमें क्या है कि कुल मिलाकर अभी हम मेरठ और बागपत के बारे में तो कह सकते हैं कि इसमें समाजवादी पार्टी को एज है, जी, बढ़त बढ़त दिखाई देती है। लेकिन इसके अलावा बुलंदशहर, गाजियाबाद, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर। अलीगढ़ और मथुरा बस्ती हैं। जी, इसमें सर गाजियाबाद में और अलीगढ़ में बराबर का मुकाबला है। जी, गाजियाबाद में और अलीगढ़ में बराबर का मुकाबला है। जी, और नोएडा में चूंकि वहां वर्टिकल सिटी है, कंक्रीट के जंगल खड़े हो गए हैं, इसलिए वहां का कोई भी व्यक्ति, कोई सेफोलॉजिस्ट हो, वो कुछ सैंपल वैंपल लेके कर सके तो कर सके। आमतौर पर किसी हम जैसे जर्नलिस्ट के बूते की बाहर है वहां का आकलन कर पाना। नोएडा और गाजियाबाद उसमें से एक है। लेकिन जो वोट परसेंट घट रहा है वो ये दर्शाता है कि वहां गाजियाबाद में 84 गांव हैं राजपूतों के। इसका मतलब ये है कि उन्होंने वोट नहीं दिया है और ये सब जगह ट्रेंड चल रहा है। और दलित जो है वो दलित जो है भाजपा से विमुख हो गया है। ये ट्रेंड अगर संविधान वाला ट्रेंड चलता है और राजपूतों वाला ट्रेंड चलता है तो आप ये समझिए कि भारतीय जनता पार्टी घनघोर मुसीबत में है, घनघोर मुसीबत में है। वो बुलंदशहर, गाजियाबाद और नोएडा एक ही श्रेणी की सीट है। मैं फिर भी यहाँ पर मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को मैं यहाँ पर इसलिए ऐसे देता हूँ कि हालांकि डॉली शर्मा के लोग गाजियाबाद के मुझसे कह रहे हैं सर डॉली शर्मा को आप कमजोर मत समझिए। डॉली शर्मा गाजियाबाद से कांग्रेस की उम्मीदवार हैं और काफी तेज तर्रार नेता के तौर पर जानी जाती है। जी, हाँ, और बहुत वो किया है। इवन वहां का वैश्य वोटर भी है, वो भी डॉली शर्मा को देकर आया है। और एक खास बात और मैं गाजियाबाद के बारे में खास बात और, जनरल वीके सिंह वहां से, पहले राजनाथ सिंह हुआ करते थे, फिर बाद में जनरल वीके सिंह वहां से सांसद हुए और जनरल वीके सिंह का इस बार टिकट काट दिया गया। उसके चलते भी लोगों में रोष है। जी, खासतौर से राजपूतों में बहुत बड़ा उसका मैसेज, बहुत खराब मैसेज गया है। और राजपूतों का वोट ना पड़ना और फिर दलितों का खिसक जाना समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ। और मुस्लिम वोटर तो आप ये समझिए कि वो किसी के साथ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के साथ है। आप बात करिए, मैंने किसे वोट दिया, बोले राहुल गांधी को। मैंने राहुल गांधी का तो कैंडिडेट ही नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पर। बोले सर हमें नहीं मालूम, हमने राहुल गांधी को वोट दिया है, इंडिया गठबंधन राहुल गांधी। जी, तो मतलब ये जो चल रहा है, ये दूसरा चरण खत्म होते होते जो उनका नारा था अब की बार 80 और अब की बार 70 पार, वो तो 80 का मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं तो उनका नारा यह था कि 80 की 80 जीतने हैं और 70 जो जोशी जी कह रहे हैं वो 370 है। जी, तो वो जो है वो पूरा के पूरा फिक्स हो गया। वो पूरा के पूरा उनका जो विजय रथ चला था, राजपूतों ने अपनी सभा में कहा जो पंचायतें हुई, बोले उन्होंने वो अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ा था, हमने उसे पकड़ लिया है, अगर ताकत है तो राजपूतों से लड़के ले जाएं। जी, तो अब मतलब इन 3 सीटों का आपने बताया। अब आते हैं मथुरा पर, जहां से ड्रीम गर्ल हम लोगों के समय में बहुत ही हिट फिल्म एक्ट्रेस हुआ करती थी, हेमा मालिनी, वो वहां से लगातार चुनाव जीत रही है और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी। हालांकि इस बार जो उनके कुछ वीडियो सामने आए जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद का काम नहीं होता है लोगों के साथ काम करना और बैठना, उसका काम ऑफिस में बैठना होता है और विधायकों का काम होता है कि लोगों के काम कराए, इस तरह का भी एक वीडियो आया। उससे पहले जो वीडियो आए थे वो गेहूं कटाई में हेमा मालिनी गेहूं के गट्ठे लेकर के खड़ी हुई के फोटो वोटो खिंचवाई उन्होंने और गेहूं काटते हुए फोटो भी उनके आए थे। लेकिन इस बार वहां पर वोट परसेंटेज पोलिंग सबसे कम हुई है, वो 50% के आसपास है
और उसके और चलते तमाम तरह की संदेह जताए जाने लगे हैं। तो जोशी जी ज्यादा बेहतर मथुरा के बारे में बताएंगे। जाटों ऐसा का है वो कि भी मैं जाटों की सीट इलेक्शन मानी से, जाती है। मैं मतदान से पहले बात करता था तो कहते थे हेमा मालिनी का कोई मुकाबला किसी से है ही नहीं। जी, हेमा मालिनी वहां जीत रही है क्योंकि वहां पर आरएलडी के अजय कोई कैंडिडेट नहीं है और आरएलडी से ही वहां पर टक्कर मिलती थी, जाट वोट काफी है। और चूंकि हेमा मालिनी के जो पति हैं धर्मेंद्र, जिनकी वो दूसरी पत्नी है, वो जाट है। वो जाट हैं, तो जी, बोले ये इसका इन्हें बड़ा प्रिविलेज मिलता है, ये है वो है। और राष्ट्रीय लोकदल इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, जो पिछली 2 बार नहीं हाँ, था। तो इसलिए इसलिए हर व्यक्ति कह रहा था कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन जो कांग्रेस का प्रत्याशी था उसके माइनस पॉइंट बहुत थे, और सबसे कांग्रेस का उसका एक प्रत्याशी ही कौन माइनस था? पॉइंट था। कौन था उसका जो कांग्रेस का माइनस प्रत्याशी? पॉइंट था, कौन था प्रत्याशी? शर्मा है नाम, में मेरे एकदम दिमाग से बात करते करते स्लिप हो गया है सर। जी, तो वो वो जो है वो डाउन टू अर्थ है, मतलब उसके पास वो एक ही दरअसल वजह यहाँ से एक कमजोर। रोचक रोचक बात और हुई कि जो पहलवान विजेंदर सिंह हैं, उनका नाम पहले सामने आया था, चर्चा में आया था कि कांग्रेस उनको चुनाव लड़ाएगी। लेकिन जिस दिन ये चर्चा में आया, उसी के 1-2 दिन के भीतर उन्होंने सुबह सुबह भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, और ये भी बहुत चर्चा में रहा था। जी, तो जोशी। सर वहां वहां पर हुआ ये है कि उस बेचारे के पास पैसे नहीं थे चुनाव लड़ने के लिए, बहुत मतलब, और कांग्रेस के चूंकि अकाउंट सीज हो गए थे, तो पार्टी फंडिंग जो मिल जाती है, थोड़ा बहुत कैंडिडेट को हेल्प मिल जाती है, वो भी मिलने की स्थिति नहीं थी। तो ऐसी ऐसी स्थिति में वो आ, अकेला घर घर पैदल पैदल वो उसने पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रचार किया है। तो उसकी जो कमी थी उसका होना उसके लिए फायदे का सौदा हो गया, क्योंकि जी, उसने हर हर घर के दरवाजे पर दस्तक दे दी। मैया राम राम, भौजाई राम राम, बहन राम राम, भैया राम राम, राधे राधे, राम राम नहीं, वहां हाँ, राधे राधे वहाँ चलता है, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि तो दे वाली दी। जगह है और मथुरा। उसने नारा दिया कि जी, इस बार प्रवासी नहीं, ब्रजवासी, जी, ये लोगों को अपील किया है। और उधर दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो है वो मतलब खेतों में 5 साल में एक बार गेहूं काटने जरूर जाती हैं, तो सिल्क की साड़ी पहन के वो खेतों में 2-3 महिलाओं के साथ में गेहूं काटती हुई दिखाई, उसके फोटो आए, लेकिन वो हंसिया उल्टा पकड़ रखा था उन्होंने। जी। तो तो वो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है जी, अब कभी एक कभी। सीट बचती है, एक सीट बचती अलीगढ़। अलीगढ़ चूंकि कल्याण सिंह जो बहुत बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के थे, उनके प्रभाव क्षेत्र वाली सीट है। तो वहां पर क्या स्थिति है? वहां बसपा ने भी बहुत चुन करके एक उम्मीदवार खड़ा किया है, उपाध्याय जी को खड़ा किया है वहां पर। और एक जानकारी मैं अपने दर्शकों को और दे दूं, अलीगढ़ उन सीटों, जैसा नाम से और पूरे देश में इस तरह का भ्रम रहता है कि अलीगढ़ ऐसी सीट है जहां पर बहुमत में अल्पसंख्यक है। ऐसा नहीं है, अलीगढ़ सीट पर ऐसा नहीं। अलीगढ़ सीट से कहीं ज्यादा मुरादाबाद में, मेरठ में, लखनऊ में और ढेर सारी सीटें मिल जाएंगी जहां अल्पसंख्यक वोट ज्यादा है। तो अलीगढ़ को उस तरह से कृपया आप लोग न देखें कि ये अल्पसंख्यकों की सीट है। जी, जोशी जी। देखिए सर, ऐसा है कि 17 गांव में तो वहां पे मतदान का बहिष्कार हुआ मथुरा में, वो वोट ही नहीं डालने गए। और ये सारे वोट जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव क्षेत्र वाले गांव हैं। जी, तो ऐसी स्थिति में, अच्छा अब अलीगढ़ क्या है, अलीगढ़ आपने बिल्कुल सही कहा, अलीगढ़ में जो पहले भी कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा है, और अलीगढ़ सीट में अच्छी फाइट है। उसे एकदम से नहीं कहा जा सकता कि वो किसके पास जाएगी किसके पास नहीं जाएगी, लेकिन अलीगढ़ अलीगढ़ में अच्छी फाइट है। और वो लगातार अलीगढ़ में कांग्रेस अपनी दस्तक बनाए हुए, कैंडिडेट भी प्रभावशाली है, और और कल्याण सिंह बसपा ने फैक्टर उसका कैसे काम काम आसान करेगा? कर दिया है काफी हद तक। कल्याण सिंह फैक्टर कैसे काम करेगा वहां? सर देखिए, लोधा वोट है, वो जी, भारतीय जनता पार्टी के पास जाता है। लोधे के अलावा कल्याण सिंह का और कोई फैक्टर है नहीं। जी, इसके अलावा लोधा लोधा जो है वो बुलंदशहर में ज्यादा है बजाय अलीगढ़ के।
लोधा लोधा और जाट और राजपूत तीनों बराबर बराबर हैं बुलंदशहर में। जी। तो राजपूत तो बहिष्कार कर गया है, लोधा और जाट जो है उसने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। इसके साथ में दूसरी जातियों के क्वेश्चन बनते हैं। तो वहां इसलिए बुलंदशहर पर मैं कोई आकलन अभी करने की स्थिति में हूं नहीं, जब तक कि मैं एक चक्कर। लेकिन अलीगढ़ पे तो करना पड़ेगा ना आपको, अलीगढ़ पे करना पड़ेगा, अलीगढ़ पर। हाँ, अलीगढ़ में बता रहा हूँ सर, अलीगढ़ में अगर एज है तो कांग्रेस को एज है निश्चित तौर पर, लेकिन वो सीट अभी फंसी हुई है, एकदम से आप ये नहीं कह सकते कि निकल जाएगी। जी। तो अब कुल मिलाकर के पहले चरण की जो 8 सीटें हैं, उनमें से आप कितनी सीटें एनडीए को देते हैं और कितनी सीटें इंडिया गठबंधन को देना चाहेंगे? देखिए सर, मैंने सब एक एक करके गिना दिया। मैं कोई सैफोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, इसलिए ये काम हम अपनी ऑडियंस पर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है राजेंद्र जी कि भारतीय जनता पार्टी भारी नुकसान में है। कम से कम 50-50 आपको लग रहा है? मुझे ज्यादा लग रहा है नुकसान। भारतीय जनता पार्टी का 50% से ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। जी। और दूसरे फेज की 8 सीटों में सर मैं वही बता रहा हूं सर कि पहली सीट पर तो 50% से बहुत ज्यादा पहले चरण में नुकसान नजर आ रहा है मुझे। वहां तो सिर्फ 2 सीटें ऐसी हैं जिन पर आप निकाल सकते हो, बिजनौर और नगीना। जी। बाकी सब पे तो नुकसान ही है उसे। जी। वो तो एक तरीके से मतलब आप समझिए 75% से 100% के बीच में नुकसान बैठेगा पहले चरण में। जी। और हाँ, दूसरे आप कहना ही रहे हो तो मैं सर उकसा रहे हो आप, मैं बता देता हूं जो मैं कहना नहीं चाहता। दूसरे चरण में मामला कमतर नहीं है। दूसरे चरण में हम ये मानकर चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जिस तरीके से दलित वोट खिसका है और जिस तरीके से मुस्लिम वोट पड़ा है और जिस तरीके से ब्राह्मण वोटों का विभाजन हुआ है, ब्राह्मण वोटों का भी विभाजन हुआ है, तो ऐसी स्थिति, राजपूतों का जो बहिष्कार हुआ है चुनाव से, उसमें हवा निकल गई है, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो पूरा जिनके अंडर में सारी चीजें संचालित होती हैं देखरेख में, दिशा निर्देशन में, वो भी कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जी। उनका कहना था बागपत और मेरठ तो फंस गई, वो इतना कह रहे हैं तो इसका मतलब गई। जी। तो आप ये मान करके चल रहे हैं इन 8 सीटों में से गाजियाबाद, बुलंदशहर। बात आप सर इन 16 सीटों पर अब मत अटकिए। जी। ये 16 सीटें तो मतलब आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को तला दिखा गई। जो सीट मिल भी जाए उसके बाद भी वो तले में ही पानी रहेगा, तले के ऊपर छेद हो गया, निकल गया पानी, नहीं रुकना उस लोटे का। आप ये ट्रेंड अगर चलता है तो आप कल्पना कीजिए 80 सीटों में बची हुई सीटों की, 64 सीटें बची हैं अभी, 64 सीटों की कल्पना कीजिए। 64 सीटों में क्या मिलेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी 50 का आंकड़ा छू पाएगी? 80 कहने वाली जी, 50 में बहुत उदार मन से कह रहा हूं जी। आप लाइन लगा लीजिए, देखिए आगरा बीजेपी जीत जाएगी, मुझे उम्मीद है। बीजेपी और बसपा में लड़ाई होगी, वहां पर बसपा भी जीत सकती है। और उसके आगे अगर आप चलेंगे तो फिर फिरोजाबाद, फतेहपुर सीकरी, एटा, इटावा, मैनपुरी, है ना, कन्नौज, बदायूं, है ना, बरेली और आमला बीजेपी को दे दो। आप देखिए ना, उधर देखिए आजमगढ़, उधर देखिए आप आजमगढ़, घोसी, चंदौली, ढेर सारी सीटें हैं। तो आप गिनती करेंगे तो आप कहेंगे कि ये क्या हुआ? सर अकेला उत्तर प्रदेश जो है वो 303 में से इतनी घटा देगा कि ये बहुमत के आंकड़े से दूर हो जाएंगे। जी। चलिए, तो ये बात रही। अब एक चीज और आखिर में कि मुद्दे क्या रहे वहां पर। अभी तो आपने जाति और इस सब के हिसाब से बात की और ये आपकी बातचीत से समझ में आया
कि जाट वोट जो है वो इंडिया गठबंधन को जा रहा है। तो जाट वोट के इंडिया गठबंधन की तरफ जाने का क्यों जा रहा है, वो उसके पीछे की वजह क्या है? सर उसमें भी कट रहा है, पूरा नहीं जा रहा है। वो लोग जो जयंत के साथ थे और बीजेपी से नाराज हैं, वो अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। और मान भी लीजिए जाट जा रहा है तो 24% जाट क्या कर लेगा सर? नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है जाट वोट। हाँ जा रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा जा रहा है जाट वोटों का, लेकिन अगर मैं कह रहा हूं वो नहीं भी जा रहा है जी, वो पूरा बढ़ रहा है। आप मान लीजिए, जी, हम ये नहीं कह रहे हैं बागपत में जो पुराने कैंडिडेट थे जो बॉम्बे में पुलिस कमिश्नर थे, दो बार लड़े हैं, उनके समर्थक जाट जो हैं वो नहीं दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं वो भी दे रहे हैं, सब पार्टी के प्रति निष्ठावान हो गए हैं। जी, मान लो ये संख्या क्या है, तो भी कुछ नहीं हो रहा है सर। जी। तो मुद्दे मोटे तौर पर क्या है? कुल मिला के सर हेडलाइन ये है कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को 272 से नीचे खड़ा कर देगा। लेकिन बहुत सारे विश्लेषक और पत्रकार ये बात कह रहे हैं कि जिस तरह की बातें उत्तर प्रदेश को लेकर कही जा रही हैं, वह उससे बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का होने वाला है, और ये उसी तरह से कुछ होगा जैसे इससे पहले के चुनाव में हो चुका है। उससे बेहतर प्रदर्शन, 2019 से बेहतर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा कई विश्लेषकों और ऑब्जर्वर्स का मानना है। आप क्या कहेंगे इस पर? क्योंकि आप इसके बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। अभी देखिए, योगेंद्र यादव जब कुछ बोलते हैं तो उनका अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत बड़े सेफोलॉजिस्ट रहे हैं वो। अब वो उन्होंने भले ही धंधा छोड़ दिया है, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि कोई योगेंद्र यादव के जो ट्वीट आया जिसका शायद आप जिक्र कर रहे हैं, योगेंद्र यादव के ट्वीट पर यशवंत देशमुख का भी एक ट्वीट आया है, और उन्होंने इनका मजाक बनाया है एक तरह से, यशवंत देशमुख ने, जो सर्वे सर्वा है। ऐसा ही यशवंत देशमुख के कितने वो मजाक बनाने की उनकी हैसियत क्या है? क्या उन्होंने आज तक जितनी भविष्यवाणियां की हैं वो सब साबित हुई हैं, सच हुई हैं? क्या उन्होंने जो आकलन प्रस्तुत किए हैं, जो सर्वे प्रस्तुत किए हैं, प्री ओपिनियन पोल और पोस्ट ओपिनियन पोल, वो क्या सच साबित हुए हैं? और फिर देशमुख किस परिवार से आते हैं ये भी तो देख लीजिए। हाँ, वो तो ठीक है। जी, जी। सर क्यों मुझसे मतलब आप ऐसी बात राजेंद्र जी कहलवाना चाहते हैं जो मैं नहीं कहना चाहता? फिर मुद्दे पर आ रहा हूं कि मुद्दे क्या रहे चुनाव में। सर सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो दो चुनाव जो लड़ा गया मोदी के समर्थन में और मोदी के विरोध में। जी। और पहला तो ये चुनाव हुआ है इस आधार पर, और दूसरा मुद्दा है जो अब चला है, उठा है, वो है संविधान जी और आरक्षण। जी। संविधान और आरक्षण का इतना बड़ा मुद्दा है, और ये बात बेवजह नहीं है। लोगों ने कहा है कि बोले यार ये तो मेरी एक दलित परिवार में बहुत उठक बैठक है, और हर फंक्शन में और हर सुबह शाम आने जाने वाली घरेलू स्थिति है, और वो एक अफसर है। वो मुझसे बोले जोशी जी आप ये बताओ कि संघ तो पहले ही कहता रहा है इस बात को। जी। संघ तो पहले ही कहता रहा है कि आरक्षण देश हित में नहीं है, और ये जो बात अब आई है, ये सारी चीजें पुरानी मिलाकर इतनी पुख्ता कर गई हैं। ये इकलौता मुद्दा ऐसा है जो बिल्कुल रसातल में पहुंचा सकता है। जी। इसके अलावा साइड में सर देखिए, बेरोजगारी और महंगाई सब जगह निकल कर आई है। लोगों ने वोट दिया, उनसे पूछा, फर्स्ट टाइम वोटर जो है, उन्होंने कहा हमने बेरोजगारी पर वोट दिया है। बेरोजगारी पर वोट देने वाले बहुत लोग हैं सर। जितना फर्स्ट टाइम वोटर है, पढ़ा लिखा वोटर है, उसने बेरोजगारी पर वोट दिया है, महंगाई पर वोट दिया है। तो देखिए मुद्दे सब काम करते हैं, खाली अग्निवीर में वहां पर कुछ प्रभाव रहा अग्निवीर का या नहीं? सर बेरोजगारी में आ गया, अग्निवीर का प्रभाव कहाँ रहेगा? सबसे ज्यादा रहा है उत्तर प्रदेश में और राजस्थान में। जी। कोई गुजरात से आर्मी में जाता है क्या सेना में भर्ती होने के लिए? जी। वो तो बैंकों से गोलमाल करके बाहर भागने के लिए।
जाने अरे जाते नहीं, हैं। ऐसे मत, सारे गुजराती ऐसे नहीं होते हैं, कुछ नहीं लोग नहीं सर, वो कहीं के मैं भी हो सकते हैं वो लोग, सर मैं पूरे किसी भी राज्य गुजरातियों के की वो बात लोग हो थोड़ी कर सकते रहा हूँ, मैं गुजरात समाज की बात थोड़ी कर रहा हूँ। हैं। जी लेकिन आप बता दीजिए गुजरात का कौन सा व्यक्ति, आप बताइए, मेरी जानकारी में नहीं है, जो आर्मी में भर्ती होने जाता है, उनके स्वभाव में नहीं है नहीं सर। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, वो आप वो सही उनके कह रहे हैं। स्वभाव में नहीं है। वो जी जी। बेसिकली सर ऐसा नहीं है उनका देश के निर्माण में योगदान कम है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। तो भाई जो कारोबारी है वो उसका भी तो देश के जी निर्माण जी, में उतना बिल्कुल ही बिल्कुल योगदान है जितना बिल्कुल बिल्कुल, सेना में जाने वाले का और जितना दूसरे जितना किसान का, जितना किसी और वर्ग का। जी बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। तो है ना। जोशी जी, तो आज की लेकिन बात। लेकिन क्या है सर, यहाँ पर मैं जो कह रहा हूँ वो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये यहाँ के लोग कह रहे हैं, जी ये युवा कह रहे हैं, ये मेरी जी भावना नहीं है। जी जी वो कहते हैं बता दो कि कौन जाता है सर, जी जाता कौन है, जाट जाता है, राजपूत जाता है, सिख जाता है, गोरखा जाता है। जी। तो जोशी जी, आज की बात यहाँ खत्म करते हैं, और मैं एक बार जोशी जी ने जो कहा है उसके कुछ पॉइंट्स में दोहरा देता हूँ। अगर जोशी जी मैं गलत कह रहा हूँ तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। पहली बात जोशी जी ने ये कही कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी से काफी विमुख हुआ है। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि उसने किसी और पार्टी को वोट देने की तरफ गया है वो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट उसने नहीं दिया है, या कम संख्या में दिया है। और इसके चलते जहां पर गिरावट देखी गई है, शायद इसकी भी एक वजह है कि राजपूत समाज ने वोट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी को। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जोशी जी का ये कहना है कि दलित समाज मायावती से अलग हट करके, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी पिछली बार गया था, अलग हट करके इस बार वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, क्योंकि आरक्षण और संविधान उसे खतरे में लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के रहते। उसका एक बड़ा हिस्सा, हाँ, उसका सारे जा एक रहे बड़ा नहीं, हिस्सा बड़ा हिस्सा। इंडिया गठबंधन की तरफ जा रहा है, साइकिल की यात्रा कर रहा है, ऐसा जोशी जी ने शब्द इस्तेमाल किया था, साइकिल पर सवार हो गया है। और तीसरी बात जो है कि कई जगह पर कई जातियां वो आपस में, या वहां के स्थानीय समीकरणों के चलते, या वहां के सांसद के चलते, या सांसद बदलने के चलते, जो सिटिंग एमपी था उसका टिकट कट जाने की वजह से थोड़ा आक्रोशित हैं, असंतोष में हैं। उसका भी फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। और अंतिम बात ये कही कि ये जो सीटें हैं, और उत्तर प्रदेश जो है वो अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रखने की कुव्वत रखता है, अगर इन 16 सीटों का जो ट्रेंड है वो पूरे उत्तर प्रदेश में चल गया तो। और उसके चलने की संभावना जोशी जी ने व्यक्त की है थोड़ी बहुत। तो ये बातें जोशी जी ने कही हैं। आज अपना कार्यक्रम हम यहीं खत्म करते हैं। ये बातचीत बहुत अच्छी बातचीत रही जोशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे दर्शकों को तमाम चीजें बताई। लेकिन मैं अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को कम करके नहीं आंका जा सकता है। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, नैरेटिव खड़ा करने में उनको महारत हासिल है। हो सकता है कि एक दो बार उनकी चीजें वो उनसे चूक हो गई हो, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आगे वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते। तो इसलिए ये चीजें अंतिम नहीं हैं। ये जो दिखाई दे रहा है उस पर हम लोग बात कर रहे हैं, और अंतिम चीजें तो 4 जून को मतगणना के बाद ही पता चलेगी। तो आगे भी हम जोशी जी आपको अपने दर्शकों, आपका फायदा अपने दर्शकों को देते रहेंगे जब तक, और खास तौर पे उत्तर प्रदेश को लेकर के, क्योंकि जैसा कि आपने भी कहा कि उत्तर प्रदेश अकेला भारतीय जनता पार्टी को बहुमत से दूर रख सकता है। तो आगे भी आपकी बातें सुनने की हमें उत्सुकता रहेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दर्शकों को मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि अगर ये बातचीत अच्छी लगी है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और इसके लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर जरूर करें। अपनी टिप्पणियां भी इस पर लिखें कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। इसके अलावा हमारे चैनल अनब्रेकिंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिंक को अपने मित्रों, परिचितों और रिश्तेदारों के बीच में शेयर जरूर करें। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी, हम जो बातें यहाँ करते हैं वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेंगी, और हमें अच्छा भी लगेगा। तो इसी के साथ आज इस वीडियो में अपनी बात खत्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।